असम के बराक वैली इलाके में इन दिनों प्याज करीब 60 रुपए किलो बिक रहा है। सिलचर, हैलाकांडी और श्रीभूमि के बाजारों में प्याज के साथ साथ चीनी और सरसों के तेल के दाम भी बढ़े हैं। यानी घर का राशन वही है, लेकिन उसे खरीदने के लिए जेब से पैसे ज्यादा निकल रहे हैं। और ये सिर्फ असम की कहानी नहीं है। दिल्ली में प्याज करीब 55 रुपए किलो तक पहुंच गया है। चेन्नई में भी भाव 60 रुपए के आसपास है। देश का औसत खुदरा भाव भी पिछले साल के मुकाबले करीब 45% ऊपर है। तो प्याज के बढ़ते दाम से परेशान इन शहरों के लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने प्याज की ट्रेन चला दी। नाम है कांदा एक्सप्रेस। नासिक से प्याज उठेगा और दिल्ली, चेन्नई, मदुरई, कोची और गुवाहाटी जैसे शहरों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्याज इतना महंगा हो ही क्यों रहा है? जब सरकार खुद कह रही है कि देश में प्याज की कमी नहीं है, तो फिर कुछ शहरों में प्याज 50 से 60 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? और क्या नासिक से ट्रेन में प्याज भेज देने भर से आपके किचन का बजट वापस पटरी पर आ जाएगा? हाय, मेरा नाम है नेहा धीमान और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by New India Assurance and FedEx. Presenting the New India Stree Shakti Samrakshan policy includes mass layoff, personal accident, POSH victim and optional fire and burglary cover. 24 अगस्त को देश में प्याज का औसत खुदरा भाव करीब 43 रुपए 53 पैसे प्रति किलो पहुंच गया। एक साल पहले इसी दिन ये करीब 27 रुपए 37 पैसे था। यानी साल भर में औसत खुदरा कीमत करीब 59% तक बढ़ गई। सिर्फ खुदरा बाजार ही नहीं, थोक बाजार में भी तेजी है। औसत होलसेल प्राइस करीब 35 रुपए 58 पैसे प्रति किलो पहुंच गया, जो एक साल पहले करीब 21 रुपए 23 पैसे था। यानी थोक भाव में करीब 68% की बढ़ोतरी हुई। और कुछ बड़े शहरों में तो प्याज का भाव राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है। 24 अगस्त को चेन्नई में प्याज करीब 60 रुपए किलो, दिल्ली में 55 रुपए और कोलकाता में करीब 53 रुपए किलो बिक रहा था। यानी एक तरफ देश का औसत भाव 43 से 44 रुपए है और दूसरी तरफ कुछ शहरों में ये 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अब सवाल, ये हुआ क्यों? देश में प्याज साल में अलग अलग फसल चक्रों में आता है। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों से सप्लाई आती रहती है। इसीलिए प्याज के दाम में मौसम और सप्लाई का असर बहुत जल्दी दिखाई देता है। अभी जो तेजी दिख रही है, उसके पीछे मंडियों में प्याज की आवक कम होना एक बड़ी वजह बताई जा रही है। नासिक का लालसल गांव देश के सबसे बड़े प्याज मंडियों में से एक है। यहां आने वाले प्याज की मात्रा कम हुई तो थोक कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। 18 अगस्त तक लालसल गांव मंडी में प्याज का औसत गांव थोक भाव करीब 32% ऊपर था और 25 अगस्त को यहां कीमतें 4,250 रुपए प्रति क्विंटल से भी ऊपर जाने की खबर आई। अब यहां एक दिलचस्प बात है। सरकार कह रही है कि देश में प्याज की कोई ओवरऑल शॉर्टेज नहीं है। सरकारी अनुमान के मुताबिक 2025 से 26 में देश में करीब 307 लाख टन प्याज पैदा होने की उम्मीद है। पिछले साल उत्पादन करीब 308 लाख टन था। यानी कुल उत्पादन के आंकड़े में बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही। तो फिर प्याज महंगा क्यों? यहीं पर टाइमिंग और सप्लाई चेन का खेल समझना जरूरी है। देश में प्याज की कुल मात्रा पर्याप्त हो सकती है, लेकिन जिस वक्त, जिस मंडी और जिस शहर में जितनी प्याज की जरूरत है, अगर वहां उतनी सप्लाई नहीं पहुंच रही तो कीमत बढ़ सकती है। और सरकार का कहना है कि अभी यही स्थिति संभालने के लिए बफर स्टॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आते हैं कांदा एक्सप्रेस पर। कांदा यानी प्याज। सरकार के पास प्याज का बफर स्टॉक होता है। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का इमरजेंसी स्टॉक है। जब बाजार में प्याज की सप्लाई कम पड़ती है और कीमत तेजी से बढ़ने लगती है, तब सरकार इस स्टॉक को बाजार में उतार सकती है। यही अभी किया जा रहा है, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा अलग है। प्याज को सिर्फ ट्रकों से भेजने के बजाय बल्क क्वांटिटी में रेलवे रेक्स के जरिए भेजा जा रहा है। नासिक के लालसल गांव से प्याज उठेगा और उन बड़े कंजप्शन सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा जहां कीमतें ज्यादा है। पहली बड़ी खेप दिल्ली के लिए करीब 840 टन की है। इसके बाद चेन्नई, मदुरई, कोची और गुवाहाटी को भी सप्लाई दी जाएगी। जरूरत के हिसाब से आगे और डेस्टिनेशंस भी जोड़े जा सकते हैं। यानी लॉजिक सीधा है, जहां प्याज है वहां से उठाओ, जहां प्याज महंगा है वहां पहुंचाओ। सप्लाई बढ़ेगी, होलसेल प्राइस नीचे आएगा और अगर होलसेल प्राइस नीचे आता है तो उसका असर रिटेल मार्केट पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक और बात है, सरकार सिर्फ प्याज भेज नहीं रही बल्कि कुछ जगहों पर इसे सस्ता बेचने की भी तैयारी कर रही है।
कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी के मुताबिक बफर स्टॉक प्याज को होलसेल और रिटेल दोनों बाजारों में उतारा जाएगा और रिटेल मार्केट में गवर्नमेंट एजेंसीज NCCF और NAFED के जरिए प्याज करीब 35 रुपए किलो के भाव पर बेचने की योजना है। यानी अगर बाजार में प्याज 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है और सरकार 35 रुपए किलो पर प्याज उपलब्ध कराती है तो कम से कम उन इलाकों में कंज्यूमर्स को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन क्या इससे पूरे देश में प्याज 35 रुपए किलो हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सरकार जितना प्याज बफर स्टॉक से निकाल सकती है उसकी एक सीमा है और ये इंटरवेंशन मुख्य रूप से उन शहरों और बाजारों के लिए है जहां कीमतें ज्यादा हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्टॉक को मार्केट में एक साथ खाली नहीं किया जाता, जरूरत के हिसाब से कैलिब्रेटेड तरीके से रिलीज किया जाता है। अब एक और सवाल, अगर देश में प्याज की सप्लाई कंफर्टेबल है जैसा सरकार कह रही है तो फिर कीमत इतनी तेजी से बढ़ी कैसे? सरकार की तरफ से इस पर एक दिलचस्प बात कही गई है। कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खारे के मुताबिक नासिक की मंडी में प्याज के दाम दिल्ली से ज्यादा चल रहे हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि नासिक खुद बड़ा प्रोडक्शन और सप्लाई सेंटर है। सरकार ने इस स्थिति में कार्टेलाइजेशन और स्पेकुलेशन की आशंका की बात कही है। यानी सरकार को शक है कि सिर्फ जेन्युइन शॉर्टेज ही कीमत बढ़ने की वजह नहीं हो सकती। जमाखोरी या सट्टेबाजी जैसी चीजें भी प्राइस राइज में भूमिका निभा सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि कार्टेलाइजेशन या स्पेकुलेशन का शक होना और उसे साबित हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए अभी इतना कहना सही होगा कि सरकार इन फैक्टर्स पर भी नजर रख रही है। अब सवाल ये कि आगे प्याज के दाम का क्या होगा? इसका जवाब सिर्फ कांदा एक्सप्रेस से नहीं मिलेगा क्योंकि प्याज का बाजार बहुत हद तक सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर मंडियों में आवक बढ़ती है, नई फसल आती है और होलसेल प्राइसेस नीचे आते हैं तो रिटेल प्राइसेस में भी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर सप्लाई टाइट बनी रहती है तो सरकार को बफर स्टॉक का इस्तेमाल और बढ़ाना पड़ सकता है। अभी सरकार का दावा है कि देश में आने वाले महीनों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त प्याज उपलब्ध है। यानी सरकार की कोशिश ये है कि शॉर्टेज जैसी स्थिति पैदा होने से पहले ही मार्केट में सप्लाई बढ़ा दी जाए और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्याज की कीमत बढ़ने के बाद सरकार के पास दो रास्ते होते हैं, या तो बाजार को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए और कीमतें सप्लाई डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहें, या फिर सरकार अपने पास रखे बफर स्टॉक को मार्केट में उतार कर कीमतों पर दबाव कम करने की कोशिश करे। अभी सरकार ने दूसरा रास्ता चुना है। इसका असर कितना होगा भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल तो तस्वीर यही है कि चीनी के बाद अब प्याज भी महंगा या आउट ऑफ स्टॉक की स्थिति में है। इस खबर में इतना ही। अब दिन की कुछ दूसरी जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के सेंट्रल बोर्ड में सरकार ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। ये नाम है पूर्व डिप्लोमेट सैयद अकबरुद्दीन, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ऑफ इंडिया के चेयरमैन रणमेजय कुमार सिन्हा और वित्त मंत्रालय की पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी एनी जॉर्ज मैथ्यू। तीनों को 4 साल के लिए RBI के सेंट्रल बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया है। नियुक्तियां 24 अगस्त से प्रभावी हैं। ये सेंट्रल बोर्ड RBI की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। इसमें RBI गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स के अलावा सरकार की तरफ से नियुक्त नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर भी होते हैं। ये बोर्ड RBI के कामकाज और प्रशासन से जुड़े अहम फैसलों में भूमिका निभाता है। इन नियुक्तियों के बाद RBI के सेंट्रल बोर्ड में कुल 14 सदस्य हो गए हैं। इससे पहले सरकार ने अगस्त में उद्योगपति आनंद महिंद्रा को एक और बार 4 साल के लिए बोर्ड में नियुक्त किया था। साथ ही इसरो के पूर्व चेयरमैन S सोमनाथ को भी नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया था। यानी RBI के बोर्ड में अब बैंकिंग और वित्त के साथ साथ कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी से जुड़े अनुभव वाले लोग भी मौजूद हैं। हालांकि एक बात साफ रहे, ये नियुक्तियां RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC में नहीं हुई हैं। ब्याज दर तय करने का काम MPC का है, सेंट्रल बोर्ड का नहीं। दोनों के अंतर पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आज के खर्चा पानी में इतना ही। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।